अब हम लोग बात करने वाले हैं समाज कार्य के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। एक विद्वान के बारे में अभी अभी आप लोगों ने ऑप्शन में नाम भी देखा था, मॉर्गन का नाम। ये वही मॉर्गन है जो परिवार, एक आपने क्वेश्चन देखा था कंजुगल फैमिली, जहाँ पे लिखा था दंपत्य परिवार, जहाँ मैंने कहा था संयुक्त परिवार की बात, तो वहाँ पे बेसिकली गुड्डे का नाम आया था। परंतु जो लुइस हेनरी मॉर्गन है, इनका भी नाम हमें जो है परिवार में देखने को मिलता है। तो लुइस हेनरी मॉर्गन का जन्म वगैरह पेपर में आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। इनका अगर हम बात करें तो इनका जो अवधारणा थी सामाजिक सांस्कृतिक विकास को लेकर और संस्थागत उद्विकास को लेकर थी। इन्होंने जो है मॉर्गन ने परिवार, विवाह, सरकार आदि के विषय में एक अपनी महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। तो पेपर में इनका जो नाम आता है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये विवाह परिवार में लेकर आता है इनका नाम। तो मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास में 3 स्तर के बारे में बात किया है। 3 स्तर मॉर्गन ने बताए हैं। एक है, आप यहाँ पर देखें तो जंगली अवस्था, एक है असभ्य अवस्था, एक है सभ्य अवस्था। और प्रथम 2 स्तरों को उन्होंने पुनः 3 उप स्तरों में विभाजित कर दिया, एक प्राचीनतम, मध्य और उच्च। जो प्रथम 2 स्तर थे, जो स्तर थे प्रथम के, यहाँ पे प्रथम की जो जंगली और असभ्य था, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक प्राचीनतम की, एक मध्य की और एक उच्च। जो प्राचीन वाली सभ्यता थी वो बेसिकली जंगली चीज़ों से रिप्रेजेंट किया था, जंगल वाले चीज़ों से बताया था। मॉर्गन ने फिर विकास के सरल को, इन्होंने भी विकासवाद को सरल किया, धीरे धीरे जटिल के रूप में इसको बदल जाने का सिद्धांत दिया। तो इसके अंतर्गत इन्होंने परिवार और विवाह की उत्पत्ति के विकास में उद्विकासी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि परिवार जो है अपनी स्थिति में पहुंचा है, तो उनके कुछ अवस्था बताए। ये पेपर में जो है इनको लेकर प्रश्न बनाता है। रक्त संबंधी परिवार, मॉर्गन का नाम आता है। समूह परिवार, मॉर्गन का नाम आता है। सिंडेसिमलियन परिवार की बात करें, मॉर्गन का नाम आता है। पितृ सत्तात्मक परिवार की बात करें तो मॉर्गन का नाम आता है। एक विवाही परिवार की बात करें तो मॉर्गन का नाम आता है। और यही विवाह परिवार का वर्तमान रूप भी है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए, ये वाली शब्द। ठीक है, आगे बात करेंगे। केवल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप लोगों को बता देता हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखें तो मॉर्गन ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास पे जब चर्चा किया तो उन्होंने एक किताब लिखा, एशियंट सोसाइटी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये 1872 में किताब लिखी थी इन्होंने। 3 स्तर थे, या आप जानते हैं। प्रथम 2 स्तर को इन्होंने 3 और उसके उपस्तर बता दिए, जो आपको अभी भी मैंने बता दिया, ये भी बात आपको पता है। अब ये जंगली जो स्तर है, बेसिकली जो जंगली बिहेवियर होता है उसको जंगली स्तर के अंतर्गत रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब मानव व्यवसाय के लिए, जैसे अपना जीवन यापन चलाने के लिए मछली पकड़ने लगे, आग जलाने लगे, ये कलाएं जब सीख गए तो वो बेसिकली मध्य स्तर जो है स्तर के अंतर्गत रख लिया गया उनको। ठीक है, मध्य स्तर के अंतर्गत उन्हें रख दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो उच्च स्तर था, धीरे धीरे जंगली अवस्था से वो उच्च स्तर पर आए, जब धीरे धीरे वो चीज़ें आविष्कार करने लगे, है ना, जैसे तीर धनुष हो गया, उसका आविष्कार करने लगे, तो ये उच्च स्तर की श्रेणी में आ गए। इन्होंने पारिवारिक जीवन की शुरुआत करने लगे तो ये उच्च स्तर में आ गए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बार्बर स्तर है, ये उतना नहीं पेपर में आता है। सभ्य स्तर है, ठीक है, ये नहीं आता उतना पेपर में। बस आपको जो मॉर्गन थे, जो मैंने 2-4 फैक्ट बताए हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक हीगल के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये एक जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपने विचारों के संपूर्ण जर्मन शब्द में कार्ल मार्क्स को भारी प्रभावित किया था। मतलब कार्ल मार्क्स जो प्रभावित हुए थे वो फ्रेडरिक हीगल से प्रभावित हुए थे। इनका जन्म वगैरह पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो भूमिका है हीगल महोदय की, केवल आप यहाँ पर ध्यान रखें। हीगल के विचार जो है निम्नलिखित सूत्र पर जो है स्पष्ट करता है। तो एक वाद इंटू प्रतिवाद की बात किया, मतलब वाद में प्रारंभिक विचार आपके बनेंगे, प्रतिवाद में आपका विरोधाभास होगा जो सामने वाला होगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमारे सामने निकल के आता है संवाद। ठीक है, और इन संवाद जब होता है तो यहीं पे होता है दोनों के बीच में संघर्ष। ठीक है, यही दोनों पर होता है संघर्ष। अब आप जानते हैं, अगर मैं मान लीजिए सिंपल भाषा में देख ले, कोई अगर कांग्रेस का पार्टी का मिल जाता है सपोर्टर, कोई मिल जाता है बीजेपी का, हो गया संघर्ष। आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रारंभिक विचार बन जाते हैं, एक तरफ प्रतिवाद बन जाते हैं, निकल जाता है संघर्ष और संवाद।
है ना। वही चीज़ें यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इनकी कुछ किताबें हैं, इम्पोर्टेंट है जो आप सबके लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये किताब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड करके किताब है, सन 1807 की है, ये आप ध्यान रखिएगा एक। और द साइंस ऑफ लॉजिक की बात करें तो 1812 की किताब है। द फिलोसफी ऑफ राइट की बात करें तो 1823 की किताब है। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो 1830 की किताबें हैं। 3 किताबें हैं, ये हीगल की हैं, इसको आप चाहें तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं चार्ल्स हर्टन के बारे में। चार्ल्स कूले हर्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये भी एग्ज़ाम में हर बार आते हैं ये सोशल वर्क में, और 2023 में भी ये आएंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। अगर हम बात करें चार्ल्स कूले के बारे में, तो चार्ल्स कूले महोदय की अगर भूमिका आती है तो यहाँ से देखिएगा, सन 1894 में कूले ने पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया इनको, और इनका एक शोध लेख बना था द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ये। और कूले ने लिखा था कि स्वयं और समाज दोनों जो है जुड़वा बच्चे की भांति होते हैं, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ ले आपसे कि स्वयं और समाज दोनों जुड़वा बच्चे की भांति होते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप बता दीजिएगा, CH कूले का है। हाँ, कूले ने जीवन भर में जो है लाइफ एंड द स्टूडेंट नामक एक पत्रिका भी लिखा था, उस पत्रिका का संपादक भी किए थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लाइफ एंड द स्टूडेंट वाला नाम। कूले ने जो है अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सन 1918 में किए थे। बट ये 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, एक तो पत्रिका इम्पोर्टेंट रहेगी, और एक आपकी ये जो अमेरिकन जो है सोशोलॉजिकल सोसाइटी, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। और दोनों बच्चे जो है स्वयं और समाज दोनों जो है जुड़वा बच्चे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक शब्द यहाँ पर देखिए, कूले ने स्वयं को अपने विचार का केंद्र बनाया था, इसको छोड़ दीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आपको याद रहेगा ये। कूले, विलियम जेम्स और अगर हम बात करें वॉल्टविन ने एक अहम मतलब ईगो वाला जो सेल्फ है उसके विकास में सहमत थे, ठीक है। कूले का स्वयं का यह विश्वास था कि सावयवी एकता की अवधारणा उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है, फिर भी उन्हें प्राथमिक समूह की अवधारणा के लिए याद रखा गया या याद रखा जाएगा, ठीक है। और कूले ने अपने पद्धति में जो है शास्त्र में एक सहानुभूतिक ज्ञान जैसी विधि को अपनाया था, तो सहानुभूतिक ज्ञान वाला जो शब्द है ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और प्राथमिक समूह की जो अवधारणा के बारे में बात हुई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है CH कूले का ही है, ठीक है। CH कूले की कुछ किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों से जो है क्रम पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। द सोशल जो है अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रेलवेज़ के बारे में, तो ये सन 1991 में किताब आई थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1909 में आई थी। सोशल प्रोसेस की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1918 में आई थी। सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च की बात करें तो 1930 में है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर की बात करें तो 1902 में है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये किताब पूछी जा चुकी है सोशल वर्क में, ठीक है। और जो है इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजिकल जो किताब आई थी वो 1933 में आई थी। 3 किताबें मुख्य हैं, इनको आप तीनों को याद रखेंगे जो मेन है, ठीक है। आगे बढ़िए, गांव और ग्रामीण समुदाय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो गांव या ग्रामीण समुदाय वो क्षेत्र हैं जहां कृषि की प्रधानता, प्राकृतिक से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता की बात करती है। जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति पाई जाती है, और इनके सदस्यों में हम की भावना भी पाई जाती है। तो गांव में परंपराओं की प्रधानता होती है, तकनीकी अधिक विकसित नहीं होती है, और आधे से अधिक जनसंख्या जो है जीविकापार्जन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। तो ये बात तो आपको मालूम है कि वी फीलिंग पाया जाता है गांव और ग्रामीण में। यहाँ परंपराएं जो होती हैं वो सबसे मुख्य मानी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अधिक जनसंख्या जीविकापार्जन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो निर्भर है वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि प्रधान है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आज रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैस्को में जो है टोपो जलान गांव है एक, वहाँ पे अध्ययन किया था इन्होंने लघु समुदाय के बारे में, तो 4 विशेषताएं बताया था। तो बेसिकली 3 विशेषताएं आती हैं, एक पूछता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो विशिष्टता है, एक लघुता है, एक समरूपता है, एक आत्मनिर्भरता है, ये चारों का नाम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। B.R. चौहान ने राजस्थान के सगड़ी गांव में, देखिए कभी कभी मैच करने वाला आता है कि भाई B.R. चौहान किससे रिलेट करते हैं, तो सगड़ी गांव लिखा रहेगा, सदड़ी गांव, जहाँ राणावतों की जो है सदड़ी का अध्ययन कर पाया। तो रेडफील्ड ने अब केवल दो विशेषताएं बताए थे यहाँ पे कि एक विशिष्टता और एक लघुता ही भारतीय गांव पर लागू होती है। तो भारतीय जो गांव है वहाँ पे जो है लघु कम्युनिटी या लिटिल कम्युनिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं, तो एक विशिष्टता होती है, एक लघुता होती है। लिटिल कम्युनिटी इनकी एक किताब थी, 1955 में आया था, 1955 में, यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ की बात अगर मैं करूं तो भारतीय गांव को आत्मनिर्भर बनाते हुए इसे जो है ग्रामीण गणतंत्र से संबोधित किया था, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, क्योंकि ये भारतीय गांव को आत्मनिर्भर बनाते हुए इन्होंने भारतीय गणतंत्र जैसे शब्दों से संबोधित किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटकॉफ वही हैं जिन्होंने कहा कि लघु गणता, जैसे अगर लघु कम्युनिटी की बात होती है तो उनका नाम आता है रॉबर्ट रेडफील्ड का, और जब लघु गणतंत्र की बात आती है तो मेटकॉफ का नाम आता है। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब रेडफील्ड के शिष्य कौन थे? ऑस्कर लेविस थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डीपी मुखर्जी का नाम इम्पोर्टेंट है, डीपी मुखर्जी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बंगाली परिवार से हैं, वैसे बेसिकली इनका जन्म वगैरह नहीं पूछा जाता है पेपर में। डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पे देखिए लखनऊ में 1922 में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। 21 वर्ष तक इन्होंने जो है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग में इन्होंने काम किया है। ठीक है, फिर 1953 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति के रूप में आए। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के आमंत्रण पर ये लगभग 5 साल तक जो है अध्ययनरत रहे थे इसमें। ठीक है, बट ये पेपर में नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इनकी किताबों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग, डीपी मुखर्जी महोदय का नाम। पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस की एक किताब आई और ये किताब सन 1924 में आई थी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट करके एक किताब आया था डीपी मुखर्जी का, 1932 में करके आया था। मॉडर्न इंडियन कल्चर करके, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन कल्चर करके 1942 में आया था, ये पेपर में आ चुका है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ की बात करें, इसको छोड़ दीजिए, ये बेसिकली 1946 में आई थी। टैगोर एंड स्टडी की बात करते हैं, 1943 में आई थी। व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ की बात होती है तो ये किताब भी डीपी मुखर्जी की ही है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक की बात करें यहाँ पे 1946 में आई थी। ऑन इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, 1945 में आया था। बस फर्डिनेंड एक विद्वान है, फर्डिनेंड टोनीज करके, इनको इन शॉर्ट में एफ टोनीज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके लिए भी पेपर में सवाल आते हैं। इनके जन्म को लेकर पेपर में प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, इनके सिद्धांतों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। समाजशास्त्र की अवधारणा इन्होंने दिया है एफ टोनीज ने। समुदाय और समाज के बारे में बात किया, जिसको कम्युनिटी और सोसाइटी कहते हैं। सामाजिक सात्यों की बात करते हैं अगर हम बात करें तो वो नाम आता है एफ टोनीज का। सामाजिक आदर्श नियम की बात करते हैं, जनमत की बात करते हैं। जनमत हो गया, सामाजिक आदर्श हो गया, सामाजिक सात्व हो गया, ठीक है, समुदाय और समाज हो गया, और समाजशास्त्र की अवधारणा हो गई। तो सबसे ज़्यादा इनमें कौन सा शब्द इम्पोर्टेंट है? एक तो समुदाय और समाज इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपके लिए सामाजिक आदर्श नियम इम्पोर्टेंट है। 2 शब्द आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है जो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। प्रमुख कृतियाँ क्या हैं इनकी किताबों के रूप में अगर आई तो एक गेमिन सॉफ्ट आया और एक गेसल सॉफ्ट आया जो 1887 का रहा, जिसको कम्युनिटी एंड सोसाइटी करके दूसरी कृति आई थी जो 1987 में ही आई थी। ठीक है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों से पेपर में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नैतिक एवं जनरीति नैतिकता में बेसिकली और जनमत में नाम तो उनका आता है, लेकिन जनरीतियों की जब बात होती है तो समरन का नाम आता है, समनर का नाम आता है, वो इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर आप लोग इनको ध्यान मत रखिए, ज़रूरी नहीं है। आगे बात करते देखते हैं और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं हमें इम्पोर्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एफ टोनीज महोदय ने देख सकते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा था। समाजशास्त्र को एफ टोनीज ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और 2 तो इन्होंने जो डिवाइड किया था कि
कि भाई समूह जो होता है दो टाइप का होता है, एक गेमिन सॉफ्ट होता है, एक गेसल सॉफ्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उसी को समुदाय और समाज के नाम से जाना गया था। और बात रही यहाँ पे कि 3 भागों में समाजशास्त्र के जो विषय हैं उसको बांटा। एक को कहा विशुद्ध समाजशास्त्र, जिसको प्योर सोशोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत बेसिकली सामाजिक संबंध और निर्मित संगठन का अध्ययन होता है, एप्टोनी जी ने बताया। और इसी के अंतर्गत 2 टाइप के संगठन होते हैं, एक तो समुदायात्मक संगठन होता है, एक अगर हम बात करते हैं तो एक समितात्मक समाज होता है, जो अभी आप लोग ऊपर देख रहे थे गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट होता है। यही विशुद्ध समाजशास्त्र का 2 संगठन है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है व्यवहारिक समाजशास्त्र होता है, जिसको हम लोग अप्लाइड सोशोलॉजी कहते हैं। ये बेसिकली मानव स्वभाव के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मानव स्वभाव का व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करेगा व्यवहारिक समाजशास्त्र। अनुभवपरक मतलब इम्पीरिकल होता है, और इसके अंतर्गत व्यवहारिक पहलुओं में जो कठिनाई उत्पन्न होती है उन कठिनाइयों को दूर करने का उपाय इसी में किया जाता है। ठीक है, बस ये 3 बातें, अनुभाविक याद रखना है, व्यवहारिक याद रखना है, और आपको याद रखना है प्योर समाजशास्त्र। 3 बातें ध्यान रखनी है। याद रहेगा? बता दीजिए एक बार सभी लोग। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, याद रखना है। हाँ, भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना जी। एक देखिए सुरजीत सिन्हा का नाम आता है। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले जो है सुरजीत सिन्हा का नाम अग्रणी रहा है। किसमें रहा है? भारतीय समाज का अध्ययन में। तो कभी कभी पेपर में पूछता है ना कि भाई भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया है, तो ऑप्शन में मिल जाते हैं ये सब नाम। अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य रहे हैं ये सुरजीत सिन्हा, जिनके द्वारा जो है सातत्व की अवधारणा दी गई, और यह अवधारणा के द्वारा श्री सुरजीत सिन्हा भारतीय समाज का विश्लेषण कर पाए। इन्होंने 2 जनजातियों का अध्ययन किया है, दो जनजातियों का। एक तो याद रखिएगा बस्तर जिले में जो है मरिया गोंड जनजाति थी, एक भीर भूमि पर पश्चिम बंगाल जिले में एक भूमिज जनजाति थी। तो कौन कौन सी थी? पेपर में आता है, एक मरिया गौड़ और एक आपका हो जाएगा भूमिज गौड़। और ये दोनों जनजाति के बारे में कौन अध्ययन करता है? सुरजीत सिन्हा जी। बताएं सर। सर मुरिया गोंड होगा सर। मुरिया गौंड, हाँ, मरिया गौंड या मुरिया गौंड, हाँ वही है। ठीक है, मुरिया गौंड ही हुआ। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो सिन्हा ने अपने अध्ययन में जो है आदिवासी संस्कृति के भौतिक पक्ष के विश्लेषण का आधार बनाया, और यह कहा कि भारतीय सभ्यता का विकास जनजातीय सभ्यता से ही हुआ है। ठीक है, और सातत्व की अवधारणा के द्वारा जनजातियों में हो रहे व्यावसायिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। तो मैं कहूँगा कि जैसे मुरिया गौंड एक है और एक भूमि जनजाति, इन दोनों जनजाति के बारे में सुरजीत सिन्हा ने अध्ययन किया। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और ये शिष्य हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी देखिए किताब आई बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी करके सन 1972 में। आप चाहे तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक नाम आता है पिट्रिम। ठीक है, पिट्रिम सेरोकिन करके है, एलिंग जो है एलिंग जेट्रोविच करके सेरोकिन विद्वान है, ये बहुत फेमस पर्सन है। और ये इनका जो नाम आता है संस्कृतिकरण में बेसिकली देखने को हमें ज़्यादा नाम इनका मिलता है। तो इनके जो पहला मैंने पैराग्राफ लिया है वो बेसिकली जन्म और मृत्यु की है, जो कि आप लोगों में ये नहीं पूछा जाता है। अब देखिए ये किताब जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सेरोकिन की किताबें सारी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये हर बार आते हैं और हर बार एक नई किताब लेके आते हैं। क्राइम एंड जो है पनिशमेंट की बात अगर मैं करूँ तो सन 1983 में किताब आई थी। एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी की बात करूँ तो सन 1919 में आई थी। सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी की बात करूँ तो 1920 और 1921 में आई थी। द सोशोलॉजी ऑफ रिवैल्यूएशन की बात अगर मैं करूँ तो 1925 में आई थी। सोशल मोबिलिटी की बात करूँ तो 1927 में आई थी। कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी की बात अगर मैं करता हूँ तो 1928 में आई थी।
और सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक की बात करता हूँ तो ये 1937 में आई थी। द क्राइसिस ऑफ आवर एज की बात करें तो 1940 में है। मैन एंड सोसाइटी इन जो है क्लाइमेटी की बात करें तो 1942 में आई थी। सोशल कल्चरल और अगर हम बात करें तो कैजुअलिटी इस जो है स्पाइस टाइम की बात करें तो 1945 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। और रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें तो ये 1948 में आई थी, 1948 में आई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रस्टिक लव 1950 होगा ये, आई थिंक 1950 है। ठीक है, और फेड्स एंड जो है फोबिल्स इन मॉडर्न सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1956 में होगा। और उसके बाद द अमेरिकन सेक्स रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका आता है 1957 में। पावर एंड मोबिलिटी जो है मोरलिटी की बात करते हैं तो 1959 में। सोशोलॉजिकल थ्योरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे की बात करें तो ये 1966 में आती है। इनमें मैं कुछ आईएमपी करके बता देता हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये पहला वाला ही है। ठीक है, शुरुआत में पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और यहाँ तक कि ये छठा तक, ये तो 6 तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। सोशल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। और फिर लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इम्पोर्टेंट है सोशोलॉजिकल थ्योरी वाली। 7-8 किताबें और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत किताबें इनकी उसे दी गई है। देखिए, ये एक तरफ अवधारणा दिया गया है और एक तरफ उसके जो है विद्वान के नाम दिए गए हैं, है ना, अवधारणा और विद्वान के नाम। रिस्क सोसाइटी की बात करें तो उलरिच वेक का नाम आता है। ये मेडिकल सोशल वर्क अगर हम पूछा जाता है, ये मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मॉडलिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो गिलबर्ट का नाम आता है। एडोलसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ भी चुका है। एडोलसेंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है तो कोलमैन का नाम आता है। ऑडिट पवार का नाम आता है, ये बेसिकली पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, होलोकॉस्ट की बात अगर हम करें जिसको हम विध्वंस समाज कहते हैं, बोनॉम का आता है, ये भी नहीं आएगा। कंज्यूमर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोड्रियार्ड का नाम आता है। मीडिया समाज भी आपका इन्हीं का नाम आता है। साइंस सोसाइटी, कम्युनिकेशन सोसाइटी, और अगर हम बात करें तो सिमुलेशन सोसाइटी का नाम जो है बोड्रियार्ड का विद्वान है एक, उनका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंटोनियो गिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इनका रनवे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रनवे सोसाइटी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, नेटवर्क सोसाइटी आप छोड़ दीजिए, कोर्ट सोसाइटी भी छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पियरे एक विद्वान है जिन्होंने पियरे जोसेफ प्रोधो एक विद्वान है ये, और इनकी किताब बेसिकली आप ध्यान रखो, बाकी इनका नाम वगैरह अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है। व्हाट इज़ पॉवर्टी के बारे में बात किया है 1840 में, और द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 में बात किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये समुदाय है। समुदाय की अवधारणा सबसे पहले अगर कोई विद्वान दिया तो उसका नाम टोनीज है, समुदाय की अवधारणा। ठीक है, तो कॉम और म्यूज 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ। हम की भावना पाई जाती है, ये पेपर में आ भी चुका है, इम्पोर्टेंट है, ये बोगार्ट्स का नाम आता है, आप ध्यान रखेंगे इसमें। जी हेलो हाँ जी, बताइए सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। क्या हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, ओनली लोगो आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं। सर मैं 2-3 बार रीच देखते हैं जो है बोगार्ट्स महोदय हैं, इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं कि परिभाषाओं पर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक विद्वान फिर आते हैं, राउल्फ डेरनडॉर्फ का नाम आता है। ये जर्मन के विद्वान हैं। ठीक है, और सन 1928 में इनका जन्म हुआ था, बट इससे पेपर में नहीं आता है। इनके जो है महत्वपूर्ण जो सिद्धांत एक ही है, वो कॉन्फ्लिक्ट का है, संघर्ष का सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अगर किताबों के अगर हम बारे में बात करें, जो विद्वान है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डोरेनडॉर्फ करके इनका नाम आता है, डोरेनडॉर्फ करके। और संघर्ष में
क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959, ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1967 में ये भी इनकी किताब है, पूछे जा सकती है। सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी आपका पूछा जा सकता है 1967 में, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एस्से इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968, द न्यू लिबर्टी 1975 इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ साइंस भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आपसे बताऊंगा कि ये ऊपर के जो 3-4 किताबें हैं ये आप ध्यान रखेंगे, आईएमपी हैं, ठीक है। जर्मनी भी आईएमपी है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी एस्से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी 4 किताबें इनकी इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं ऑप्शन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आ चुका है इस्माइल दुर्खिम। जिस तरीके से CH कूले और F टोनीज इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से इस्माइल दुर्खिम भी सोशल वर्क में इम्पोर्टेंट है। इनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करें तो सामाजिक प्रकार की अवधारणा इन्होंने दिया है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दिया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा इन्होंने दिया है, सामाजिक एकता की अवधारणा इन्होंने दिया है, सामाजिक श्रम का विभाजन इन्होंने दिया है, इसका कॉन्सेप्ट है, धर्म और सामाजिक का सिद्धांत इन्होंने दिया है, आत्महत्या का इन्होंने सिद्धांत दिया है, ये अवधारणाएं हैं। विसंगति की अवधारणा इन्होंने दिया है। तो जितना कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो पेपर में ना पूछा गया हो, सारा पेपर में आ चुका है इसका कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे। किताबों की बात करते हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी सन 1983 की है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है 1895 की है। 1893 में द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी है, और 1895 में द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। सुसाइड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1897, स्टडी ऑफ सोशोलॉजी की बात करते हैं। उसके बाद ये भी किताब इम्पोर्टेंट है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ 1912 का है, 1912 का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो अगर हम बात करें ऑन इंस्टीट्यूशनल्स जो है एनालिसिस की बात, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। परमिटिव क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मरने के बाद उनके जो है कुछ किताबें और आई थी, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है 3 किताबों के बारे में, ये भी तीनों आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है इस्माइल दुर्खिम मृत्यु होने के बाद जो किताबें पब्लिश की गई है। एजुकेशनल एंड सोशोलॉजी है जो 1922 में आई थी। 1922 में एक किताब आगबन ने लाया था सोशल चेंज करके, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, है ना। सोशोलॉजी एंड फिलोसफी है 1924 में। द मोरल एजुकेशन की बात करें तो 1925 है। ये 3 किताबें और हैं इनकी, ठीक है। विल्फ्रेडो पैरेटो एक विद्वान है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो विल्फ्रेड पैरेटो जो है इटालियन समाजशास्त्री विद्वान है, प्रकारवादी में इनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पैरेटो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था उनको, वह निरंकुशता का समर्थक थे, और ली स्रोत विश्वविद्यालय में पैरेटो का एक शिष्य जो था उसका नाम था मुसोलिन, ठीक है। पैरेटो ने जो है बेसिकली फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है पैरेटो को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, पैरेटो को क्या बोला जाता है, फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है ये। वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाओं का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। विशिष्ट चालक की अवधारणा दिया है। भ्रात तर्क की अवधारणा इन्होंने दिया है। अभिजात वर्ग की परिभ्रमण की अवधारणा दिया है। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, याद रखेंगे आप सभी लोग, पैरेटो का नाम आ रहा है यहाँ पे। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, पैरेटो का नाम आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे पैरेटो का, ठीक है। इनकी कुछ किताबें हैं जिसमें से सबसे मुख्य है जो चौथा संस्करण आया था 4 वॉल्यूम, द माइंड एंड सोसाइटी थी 1935 वाला, ये इम्पोर्टेंट था जी सर। बताएं। इटली का जो तानाशाह था मुसोलिनी, हाँ, वो इसका शिष्य था, मतलब कहाँ शिष्य, कहाँ, यहाँ पे तो इनका शिष्य तो ये बताया गया है मुसोलिन, इटली का तानाशाही बना और एक पैरेटो का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। हाँ, यहाँ पे लिखा है, यही है, ठीक है। A.R. देसाई का नाम आपको बता दूं, A.R. देसाई भी इम्पोर्टेंट है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन
नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। रिसेंट ट्रेड इन इंडियन नेशनलिज्म, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन जो है फ्लूइड्स स्टेट जो है स्टेट्स एंड नेशनल लिबरेशंस स्ट्रगल्स की भी किताब इनका है, स्ट्रगल से। गांधीज यूथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक्स रेड करके किताब आई, इन्हीं की थी। और रूलर सोशोलॉजिकल इन इंडिया करके किताब आई एक 1969 में, ठीक है। तो इनकी किताबें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किताबें सारी इम्पोर्टेंट होंगी आप सब के लिए एमपी में जब आप सब देंगे पेपर उसका, जो 12 तारीख से भरा जा रहा फॉर्म, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाला, वहाँ पे ये सारी किताबें रहेंगी। इस विद्वान को उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन की किताबों के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो इनका भी नाम आता है, मेरिल एंड फैमिली इन जो है मैसूर, ये पेपर में पूछा जा चुका है। एक तो ये ध्यान रखिएगा 1942 में आई थी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग दी जो है क्रोम्स ऑफ साउथ इंडियन कर किताब थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है अगर हम बात करें इंडियाज़ विलेज करके एडिशन था संपादित, ये 1955 का था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अनदर या अदर जो है एस्से की इन्होंने किताब लिखा था सन 1962 में। और उसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1966 में किताब थी। सोशल इंडिया सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो 1969 की बात है इनकी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पर और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं, समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है अगस्त काम्टे। 3 स्तर का नियम इन्होंने दिया है, विज्ञानों का सोपान दिया है, सामाजिक जो है एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिकी के बारे में बात किया है। देखिए एक समूह गतिकी होता है, वो नाम आता है कर्ट लेविन का, और एक सामाजिक गतिकी होता है, ये नाम अगस्त काम्टे का आता है। मानवता का धर्म की बात इन्होंने किया है, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी सामाजिक विज्ञान की जिक्र किया है। इनकी किताबें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों को पेपर में देखने को मिल सकती है, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये अगस्त काम्टे। देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो इनकी इम्पोर्टेंट किताब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ प्लान ऑफ साइंटिफिक जो है ऑपरेशनल्स नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी 1822 अगस्त काम्टे। द पॉजिटिव फिलोसफी इम्पोर्टेंट किताब है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 6ठा संस्करण था ये, ठीक है। और वो सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी की बात किया है इन्होंने, एक किताब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। थर्स्टीन वेबलिन की बात करते हैं, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके सिद्धांत कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। संस्था की अवधारणा इन्होंने दिया संस्थाओं की, और विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया है, सामाजिक परिवर्तन का भी इनका जो है सिद्धांत देखने को मिलता है वेबलिन का, ठीक है। लेकिन किताबों की बात होती है सामाजिक परिवर्तन में, मुख्य रूप से अगर नाम आता है तो अगस्त उसका अल्पोर्ट का ही नाम आता है ना, सॉरी अगबन का नाम आता है। थ्योरी ऑफ अगर हम बात करें तो लेजर्स क्लास की है सन 1899 में। द थ्योरी ऑफ बिजनेस जो है इंटरप्राइज की 1904 में है किताब, ठीक। इंडस्ट्रियल एक्ट है 1914, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंड एम्पिरिकल जो है जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1915 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिविलाइजेशन वाला याद रख लीजिएगा आप, ये वाला सिविलाइजेशन, द प्लेस ऑफ साइंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा 1918 वाला, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। टालकाट पार्सन्स का नाम अगर हम बात करें तो समाज की अवधारणा में नाम आता है इनका, एक सामाजिक संरचना का प्रमुख प्रारूप के नाम में आता है, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत में नाम आता है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में नाम आता है, प्रकारवादी के सिद्धांत में नाम आता है, सामाजिक स्तरीकरण में भी इन्हीं का नाम आता है, विसंगति और नियमहीनता, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम, नियमहीनता की अवधारणा भी आती है, सामाजिक नियंत्रण के साधन में भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण स्थान और उसके अध्ययन करता, मतलब कहाँ के कौन रहने वाले हैं, बट ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं और भी चीज़ों पर जिक्र करते हैं।
गांव के अध्ययन करने वाले, जैसे कि कभी कभी पेपर में आता है ना कौन कहाँ अध्ययन किया है ना। तो नारायण मिश्रा की बात करें तो 1975 में इन्होंने कम्युनिटी एंड चेंज इन द उराव विलेज में इन्होंने जो अध्ययन किया था अंजन में, ठीक है। और जॉन हिचकॉफ की बात करें तो द राजपूत ऑफ खालापुर में इन्होंने जो है गांव के अध्ययन में इसके संबंध में एक किताब लिखी थी इन्होंने। द ट्राइबल विलेज ऑफ मिडिल इंडिया की बात करें तो एडवर्ड जे का नाम आता है। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ऑस्कर लेविस का नाम आता है, ये इम्पोर्टेंट है ऑस्कर लेविस, ठीक है। 6 विलेज ऑफ बंगाल आर के मुखर्जी, ठीक है। द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी आर के मुखर्जी इम्पोर्टेंट है, आर के मुखर्जी। बाकी यहाँ पे और श्रीनिवासन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और रूलर देसाई भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया आर देसाई हो जाएंगे। सोशल सिस्टम ऑफ जो है मैसूर विलेज श्रीनिवासन हो जाएंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आंद्रे बेते इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आंद्रे बेते के बारे में, ये मैंने आपको बताया भी है आंद्रे बेते, लेकिन आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी विलेज के किताबों के नाम दिए गए हैं उनके संबंध में, है ना। जनक, प्रमुख अवधारणा उसके जनक, है ना। नगरीकरण की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी अवधारणा है, ठीक है। लुई बर्थ का नाम आता है। और नागरिक जो है नागरिकता की बात करें तो लुई बर्थ का नाम आता है। उपनगर के जनक कहे जाते हैं लुई बर्थ भी, उपनगरीय क्षेत्र के लुई बर्थ ही जनक हैं उसके, ठीक है। घेट्टो भी एक लुई बर्थ का नाम ही आता है। ग्राम्य और नगरीय जो सातत्य की जनक होते हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड है, मैंने आज ही बताया था आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, ठीक है, इसमें छोड़ दीजिए, केवल उन्हीं को आप ध्यान रखिए, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने देखो कौन कौन सा अवधारणा दिया है। कृषक समाज है, लोक समाज है, लोक संस्कृति है, लघु समुदाय है, लघु और दीर्घ परंपरा है, लोक नागरिक सातत्व है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे ये विद्वान, ठीक है। ये अवधारणा आई थी। मैकिम मैरियट की बात करें तो सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण का नाम आता है। श्रीनिवासन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव, प्रभु जाति की अवधारणा इन्होंने दिया है, ठीक है। मेयर क्रिया प्रतिमान दिया है मेयर महोदय ने। एस.सी. दुबे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुल परंपरा और प्रभु शक्ति व्यक्ति के बारे में बात किया है। एंटोनियो कॉर्नर इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया। ऑस्कर लेविस गुट समाज की बात करते हैं, गरीबी की संस्कृति की बात करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो मजुमदार उतना इम्पोर्टेंट नहीं। वी संस्कृतिकरण हो सकता है, चलो अच्छा कर लो मजुमदार का भी नाम, बी संस्कृतिकरण। ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ठीक है, इनका नाम आ गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके में, कुछ खास नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। आर के मर्टन की रचनाएं हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं आर के मर्टन में। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। और द फोकस्ड इंटरव्यू की बात करें ये भी हो सकता है। कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम विथ जो है निस्बेट की बात करते हैं 1961 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। राधा कमल मुखर्जी का नाम तो आपको सुना, आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक 1916। द रूरल इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है। रिलीजन सोशोलॉजी इम्पोर्टेंट है। द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया ये भी इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू सोशल फिलोसफी इम्पोर्टेंट है। फील्ड एंड फॉर्म्स ऑफ वुड की बात करें तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। रिलीजन्स बैलेंस ऑफ मैन, इसको छोड़ दीजिए। ये सारा मैंने पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो और भी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसकी काफ़ी किताबें हैं, लगभग 24 किताबें इसमें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। फ्रेडरिक जेम्सन की बात अगर हम करें, द पॉलिटिक्स अनकोलिंस नरेटिव एज सोशली जो है सिम्बॉलिक एक्ट
1981 का है। ठीक है, एक देखते हैं यहाँ पे नाम आता है कार्ल मार्क्स के। द होली फैमिली है। होली फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 1845 में आई थी। सबसे पहला जो है सर्वहारा का उल्लेख इसमें किया था। द जर्मन में आइडियोलॉजी विथ एंजल्स की बात करें तो 1887 का है, इम्पोर्टेंट है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एंजल्स की बात करें 1848 की है। द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस की बात करें तो 1848 और 50 के बीच की है। द कंट्रीब्यूशन टू डू क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमी की बात करें तो 1859 की है। दास कैपिटल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 खंड इसके आए हैं 1867, 1885, 1894। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है ये पूछा जाता पहला वाला। ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा संस्करण कर या वैल्यूम है। ठीक है, आप कह सकते हैं संस्करण। प्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किताब है। पीडीएफ आप हमें ग्रुप में डालेंगे ना सर? हाँ, ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद जा फ्रेक्नोज जो है लेतौर की ये कुछ कृतियां हैं, है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एम.एन. श्रीनिवासन के बारे में मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों को, ऊपर था, यहाँ पे दोबारा से आ गए हैं। ठीक है, एंटोनियो जो हैं यहाँ पे गिडेंस की किताब है, इनको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ किताबें हैं। हर्बर्ट स्पेंसर एक इम्पॉर्टेंट विद्वान है, ये प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजिकल में आता है ये, और फर्स्ट प्रिंसिपल यही दिया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये मैंने आप लोगों को जब करवा रहा था तो वहाँ पर बताया भी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रिंसिपल एंड जो है एथिक्स की किताब है 1877 में, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, द पॉलिटिकल्स इन जो है इंडस्ट्रियल, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की बात करें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक ठीक है, ट्यूब की विशेषता, ट्यूबू छोड़ दीजिए यहाँ पे। सिगमंड फ्रायड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है। सेंट साइमंस कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। विद्वान का नाम है, कहाँ से कौन है, किस देश से कौन है ना। देश वाला जो नाम है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे जब आपका पेपर होने वाला है, उसमें एमपी में, वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की वो है जो कृतियाँ मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा उसकी अवधारणाओं को लेकर, जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इसी ने दिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है, द्वंदात्मक भौतिकवाद दिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, अलगाव का सिद्धांत दिया है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, उत्पादक की अवधारणा, सामंतवादी, पूंजीवाद, साम्यवादी और समाजवाद की अवधारणा। ठीक है, वाद प्रतिवाद, संवाद, वर्ग चेतना, राज्य और शासन संबंधी धारणा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जॉर्ज मिट का नाम आता है, मैं और मुझे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आई एंड मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। सोशल अगर हम बात करें तो इंटरेक्शन की बात भी यही किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1934 में ये किताब पूछी जा चुकी है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, पहली वाली। ठीक है, बस यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। ये पीडीएफ मैं एक बार देता हूँ, आप लोग इसको देखिए, बिना जब तक देखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, इसको 1-2 बार देखेंगे तभी याद होगा। ठीक है जी सर, आप भेज दीजिएगा। अभी मैं इस पीडीएफ को भेजता हूँ, 1-2 बार देखेंगे तभी याद होगा, वरना था जी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी लोगों से गुड नाइट। थैंक यू सर। चलिए, कोई नहीं।